हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशंस। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप इसका स्कोर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, देन इसके बाद में हम देखेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं जो इससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल्दो आपने ये मेथड्स 11th में भी पढ़ी होंगी, बट स्टिल हम अभी इसको एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि ये इस टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट हम देखेंगे। ओके, सॉल्यूशन में किस तरह से सॉल्युबिलिटी रहती है सॉल्यूट की, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके बाद में। ओके, और हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, एंड जैसे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिन पर ये डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, ये सब भी हम देखेंगे इसके बाद में। जैसे प्रेशर हो गया या फिर आपका टेम्परेचर हो गया। ओके, तो ये फैक्टर्स भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ओके, फिर इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर इसके बाद में देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस तरह से होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हम पढ़ेंगे ये हम देखेंगे हेनरीज लॉ के थ्रू। ओके, तो हेनरीज लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे इसके बाद में। ओके, चलिए अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो हम फिर इसके बाद में पढ़ेंगे लॉज। कौन कौन से लॉज देखेंगे, जैसे हम राउल्ट्स लॉ देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ ओके एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इस टॉपिक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हम देखेंगे डेल्टन्स लॉ। ओके, सो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अगेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस टॉपिक। ओके, तो जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास में एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम देखेंगे हमारे इसके बाद में। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद में देखेंगे आफ्टर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP हम लिख देते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन हम लोग देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे आफ्टर दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद में। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हम लोग लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप सॉल्यूशन को अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं। ओके, अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको वैन हॉफ फैक्टर, ओके, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्या होते हैं ये वेंट ऑफ फैक्टर, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए
तो यहाँ तक आपको आई होप एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन क्या होती है। ओके, सो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो जब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे होंगे एट दैट टाइम ओनली आई विल डिस्कस कि डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन क्या होता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसको हम अल्फ़ा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड अल्फ़ा का रिलेशन आई या फिर वेंट ऑफ फैक्टर के साथ में किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूट अगर हमारे पास में एक है और सॉल्वेंट भी एक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे हम इसको, बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। ओके, अब देखिए अगर सॉल्यूट दो हैं हमारे पास में और सॉल्वेंट एक है, तो टोटल हो गए 3 कंपोनेंट्स, मतलब टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, टर्नरी सॉल्यूशन। वहीं पर अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूट हमारे पास में 3 है और सॉल्वेंट अगेन मैंने कहा एक ही होता है, तो टोटल हो गए 4, मतलब क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हम इसको बोलेंगे। ओके, बट इस टॉपिक की बात करें तो मेनली हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा हमारे इस टॉपिक के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट वो होता है जो कि अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है। ओके, विच डू नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। जो मैं भी कह रहा हूँ इसको अच्छे से समझते हैं। देख लिए, आप मान लीजिए कि आपके पास में कॉपर सल्फेट है और आपने इसको वाटर में ऐड करा। ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉलिड है आपके पास में और H2O वाटर जो हमने बोला लिक्विड है। अब देखिए इनको हमने ऐड करा और ये हमारे पास में एक सॉल्ट बना, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड CuSO4.5H2O। अब ये सॉलिड है, तो देखिए CuSO4 भी सॉलिड है और आपका फाइनल प्रोडक्ट भी सॉलिड है, तो किसने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करा, तो CuSO4 ने। तो CuSO4 ने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करा, तो ये हो गया सॉल्वेंट। वहीं पर H2O क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। ओके, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले सॉल्वेंट को। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे वाटर और शुगर का हमने एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया। ओके, तो ये आप देख सकते हो एक्वस शुगर सॉल्यूशन हमने बना लिया। अब वाटर यहाँ पर लिक्विड है, शुगर यहाँ पर सॉलिड है, और फाइनल जो सॉल्यूशन बना है ये एक्वस शुगर सॉल्यूशन, ये भी तो लिक्विड फेज में ही है। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे किसने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करा, वाटर ने। तो वाटर क्या कहलाएगा आपका, सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे सॉल्वेंट को। चलिए अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में। चलिए तो देखिए, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हम डिसाइड करेंगे। ओके, अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो हम बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो हम बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम बोल देंगे इसको लिक्विड सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमने लिख दिया लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट है गैस तो हम बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हम डिसाइड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है। अगर सॉलिड है सॉल्वेंट तो हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, और लिक्विड है अगर सॉल्वेंट तो हम बोल देंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर गैसियस है हमारा या गैस है हमारा सॉल्वेंट तो हम बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्वेंट यहाँ पर तीनों ही केस में है सॉलिड। तो पहला अगर केस देखें तो सॉल्यूट है सॉलिड एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड, एग्जाम्पल हो गया एलॉयज़। सेकेंड में देखें तो लिक्विड है सॉल्यूट, सॉल्वेंट है सॉलिड, CuSO4.5H2 एग्जाम्पल हो गया इसका। दैन थर्ड में देखें तो गैस है सॉल्यूट एंड सॉलिड है सॉल्वेंट, और एग्जाम्पल हो गया इसका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है लिक्विड। ओके, और हम इनको नंबरिंग देते हैं 4, 5, 6। इसको हेडिंग को करेक्ट कर लेते हैं, ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होगा, ये क्या होगा,
लिक्विड सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए फोर्थ केस की बात करें तो सॉल्यूट है सॉलिड और यहाँ पर एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन। फिफ्थ केस में देखें तो लिक्विड है सॉल्यूट और एग्जांपल हो गया अल्कोहल इन वाटर। सिक्स्थ में देखें तो गैस है सॉलिड और एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। ओके, एग्जांपल हो गया आपके कोल्ड ड्रिंक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ, सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है। अब नेक्स्ट देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ओके, तो गैसियस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है वो गैस है, तो ये आप देख सकते हो 7th 8th एंड 9th नंबर के सॉल्यूशंस। ओके, तो पहला अगर 7th में देखें तो सॉलिड है आपका सॉल्यूट और एग्जांपल हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ओके, 8th में देखें तो लिक्विड है सॉल्यूट और आपका एग्जांपल हो गया वाटर इन गैसियस एयर। वहीं पर अगर हम 9th केस देखें तो गैस है हमारा सॉल्यूट और एग्जांपल हो गया एयर, जैसे कि एयर में मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके आगे बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड जो कि इस टॉपिक में आपके काम आने वाले हैं। ऑल्दो आपने 11th में भी काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए होंगे बट स्टिल हम यहाँ पर इसको फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकेंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड है हमारा यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वी बाय वी, फोर्थ है हमारा पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इसको हम देखेंगे अभी डिटेल में। फिफ्थ है हमारा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, काय हम इसको बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ओके, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन सिक्स्थ में अगर देखें हम तो मोलारिटी को हम लोग देखेंगे। ओके, इसी सीक्वेंस में आज हम इन सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देन हम देखेंगे मोलारिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मोलारिटी के बाद में हम लोग देखेंगे मोलालिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 7th नंबर पर हम लोग देखेंगे मोलालिटी। क्या देखेंगे हम लोग? मोलालिटी। ओके, देन मोलालिटी के बाद में हम लोग 8th पे देखेंगे नॉर्मेलिटी। ओके, क्या देखेंगे हम लोग? नॉर्मेलिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम फर्स्ट केस देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, सो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास में 30% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। ओके, इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, ओके, अगर हम 100 ग्राम लेंगे इस सॉल्यूशन का तो उसमें शुगर कितना होगा? 30 ग्राम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं है मैंने 100 ग्राम लिया है, बट सपोज़ अगर मैं इस सॉल्यूशन को 100 ग्राम लूँगा तो वहाँ पर 30 ग्राम शुगर होगा। तो देखिए, 100 में से अगर 30 ग्राम है शुगर तो बाकी जो बचा वो 70 ग्राम क्या होगा वहाँ पे? वाटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ओवरऑल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो एक्वस बोल दिया मतलब सॉल्वेंट क्या है हमारा यहाँ पे? पानी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस बात को हम लोग मेंशन भी कर देते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि हम परसेंट बोल रहे हैं। सेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 100। ओके, जैसे हम पर मिलियन बोलेंगे तो मिलियन मतलब क्या होता है? 10 to the power 6। ओके, तो परसेंट, तो अगर परसेंट की बात कर रहे हैं तो हम 100 ग्राम एज्यूम करेंगे। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 100 ग्राम हो सकता है हमारे पास में 3 ग्राम ऑफ शुगर हो। ओके, 3 ग्राम ऑफ शुगर हो। ओके, मे बी वी हैव 3 ग्राम ऑफ शुगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, 10 ग्राम सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, तो 100 ग्राम कंपलसरी नहीं है, बट स्टैंडर्ड हम जब भी परसेंट की बात करेंगे तो आपको 100 ही एज्यूम कर लेना है। ओके, एक रेशो आपको मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में डाउट होता है। चलिए, ओके, तो स्टैंडर्ड क्या है कि हम इसको एज्यूम करते हैं 100 ग्राम। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? तो देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इनटू 100।
ये इसका एक फार्मूला हो गया, और दोनों ही वेट हम लेंगे ग्राम में। आप वेट भी बोल सकते हो, मास भी बोल सकते हो, ओके, केमिस्ट्री में सब चलता है। देन क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में 6 ग्राम ऑफ शुगर है और इसको हमने 24 ग्राम वाटर में ऐड कर दिया, ओके, तो हमको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए 6 ग्राम है हमारे पास में सॉल्यूट, और सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 6 + 24, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 6 और 30, तो ये कैंसिल कर देगा 5 से, 5 ज़ा, ओके, और 100/5 क्या हो जाएगा आपका 20%। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये 20% वेट बाय वेट है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट, ओके, ये कंप्लीट होता है, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में परसेंटेज वेट बाय वेट के बाद में नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो चलिए अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू उसी तरह समझते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक सॉल्यूशन है और उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमको गिवन है 70%, ओके। तो 70% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके। लेट्स से हमको क्वेश्चन में गिवन है 70% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम सपोज करें, ओके, इमेजिन करें कि अगर हमने इस सॉल्यूशन का 100 ml लिया। अब देखिए वॉल्यूम जैसे ही आता है तो आप ml में बात करेंगे, तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। अगर हम 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन लें तो इट विल कंटेन 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर हम 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन लें तो उस सॉल्यूशन में 100 ml के अंदर कितना होगा सॉल्यूट का वेट इन ग्राम, वो होगा 70 ग्राम। ये होता है इसका सिग्निफिकेंस, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये ml ऑफ सॉल्यूशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है वॉल्यूम, इस तरह से, ओके डियर स्टूडेंट्स, और न्यूमरेटर में लिखा है वेट, तो ये आपका ग्राम आ रहा है सॉल्यूट का, ओके। अब आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आप फार्मूला देख लेंगे, ओके। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ओके डियर स्टूडेंट्स, इनटू 100 कर देंगे हम इसको, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डिटेल में हम समझेंगे इस फॉर्मूले को देखने के बाद में। सो देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन। अगर हमारे पास में 5 ग्राम ऑफ शुगर है और इसको हमने ऐड कर दिया पानी में और एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, और फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है 25 ml। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमको डेटा दे रखा है हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 5 और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 25 ml, ओके। ये सब कुछ हमको गिवन है क्वेश्चन में इनटू 100, ओके। तो अगेन आंसर आ गया आपका 20%, ओके। तो ये आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कितना आ गया 20% वेट बाय वॉल्यूम। सो आई होप आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड मेथड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक सॉल्यूशन है 40% V/V, क्या है 40% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल है, ओके। ये हम एज्यूम करते हैं एक ऐसा हमारे पास में सॉल्यूशन है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स इफ वी टेक, ओके, इट मीन्स इफ वी टेक 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ओके। अगर हमने इसका 100 ml ले लिया तो इसमें इस टाइप के सॉल्यूशन में 100 ml में से 40 ml क्या होगा हमारा सॉल्यूट, मतलब अल्कोहल होगा। देखिए एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया मतलब सॉल्वेंट हमें पता चल गया है पानी, ओके। जैसे अगर इथेनॉलिक सॉल्यूशन लिखा होता तो हम समझ जाते हैं इथेनॉल है हमारा सॉल्वेंट, बट यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो हमारा पानी है यहाँ पे सॉल्वेंट। तो 40 ml 40% से आ गया 40 ml ऑफ अल्कोहल है, ठीक है 100 ml में। तो वहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा 100 ml में से मतलब 60 ml वो हो जाएगा हमारा वाटर, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो 60 ml वाटर और 40 ml अल्कोहल मिलाएंगे तो हमको ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा
हमारा मिल जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 1 ग्राम में था, दूसरा ml में था, बट यहाँ पर दोनों ही V/B है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो 60 ml है हमारे पास में वाटर और 40 ml है अल्कोहल। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला परसेंटेज V/V का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए 30 ml ऑफ बेंजीन एडेड टू 120 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज V/V कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ लिख देते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, ओके, और हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 120, तो इनको ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ओके, तो 30 अपॉन 150 मतलब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/5 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20%। सो रैंडम वैल्यूज़ मैंने लिए हैं, तो कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया है 20। चलिए तो थर्ड हमारा हो गया है क्लियर। अब हमारे फोर्थ कॉन्सेप्ट या फोर्थ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन पर आते हैं, पार्ट पर मिलियन। ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट पर मिलियन। और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मिलियन मतलब क्या होता है 10⁶। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे परसेंट, तो सेंट का मतलब क्या होता है परसेंट में, सेंट का मतलब होता है 100। उसी तरह से अगर हम मिलियन की बात करें तो होता है 10⁶। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे आप परसेंट में रेशो निकाल कर मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁶ से। देख लीजिए परसेंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मिलियन में 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये रेशो आपको निकालना है। ओके, मास फ्रैक्शन कह सकते हो आप इसको, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁶ से, क्योंकि यहाँ पर पार्ट पर मिलियन निकाल रहे हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर वेट भी लिख सकते हो, मास भी लिख सकते हो, केमिस्ट्री में सेम है, फिजिक्स में दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ppm 0.3 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 6 किलोग्राम एक्वस सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए फॉर्मूले में हम लिख देंगे 30 ग्राम है, सॉरी 0.3 ग्राम है, तो आप इसको लिख देंगे 0.3 और डिवाइडेड बाय 6 किलोग्राम है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10⁶ से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 10⁻³ से 10⁶ कैंसिल होगा, 10⁻³ बचेगा। तो अगर हम ओवरऑल लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10⁻² या 100। ओके, तो 100/2 मतलब कितना हो गया 50 ppm। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये ppm वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मोल फ्रैक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो मोल फ्रैक्शन x या काय हम इसको बोलते हैं। तो चलिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स से हमारे पास में 4 कंपोनेंट्स हैं A, B, C एंड D, और इन चारों को मिलाकर हमको मिलता है हमारा सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C प्लस मोल्स ऑफ D। ओके, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND। ओके, तो इसी तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर लिखना चाहें तो B क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। ओके, टोटल मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा, मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल्स, मतलब N का मतलब क्या हो गया Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND। ओके, और इसी तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ D लिख देते हैं ND अपॉन N। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको इसके बाद में एक चीज़ और याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD, सबके मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 1। ओके, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन या सम ऑफ x या काय, ये हमेशा आपको क्या देगा 1। जैसे परसेंट का सम हमेशा 100 देता है, उसी तरह फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1 ऑलवेज। ओके, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, देख लीजिए। लेट्स से हमारे पास में 36 ग्राम ऑफ वाटर है
और हमने इसमें ऐड कर दिया 20 ग्राम ऑफ NaOH। 36 ग्राम पानी में 20 ग्राम कॉस्टिक सोडा या NaOH को हमने ऐड कर दिया और हमें मिल गया हमारा सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी या H2O निकालिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा या NaOH आप निकालिए। यही है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, जब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेंगे मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ वाटर इन ग्राम, ओके, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे 36। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी आपको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल करेंगे 1 × 2 + 16 18। ओके, इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो जैसे आपका मोल्स ऑफ वाटर आया है 2, उसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ NaOH। तो वेट इन ग्राम अपॉन Na का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 40। ओके, और वेट इन ग्राम कितना दे रखा है NaOH का? 20। ओके, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया 20 अपॉन 40 और इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। ओके, तो मोल्स ऑफ NaOH आ गया है आपका 1/2। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब सिंपल सा आपको फॉर्मूले में आपके वैल्यूज़ रख देने हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। ओके, मतलब दोनों के मोल्स, H2O के भी और NaOH के मोल्स भी। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास में आए हैं इसी को लिख देते हैं 2 अपॉन, क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर आया है 2 और NaOH का आया है 1/2, तो इसको आपने सिंपली लिख देना है और आपका कैलकुलेशन कर देना है। 2 + 1/2 क्या होगा? 5/2। तो डिनोमिनेटर में हो गया हमारा 5/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा आ चुका है 4/5। वहीं पर इसी तरह से हम NaOH के लिए भी फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ओके, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया? 1/2 और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स तो वो आ जाएगा 5/2। ओके, तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरा तरीका क्या था आपके पास में NaOH, अगर आप थोड़ा सा और जल्दी से कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है। ओके, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, ऑल्दो आपका आंसर आ चुका है, बट NaOH का लेट्स से मैं एक और तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है 1, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन होगा 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो 1 - 4/5। ओके, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, तो अभी अगेन आंसर सेम आ गया 1/5। सो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, दैट इज़ मोलारिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो सिक्स्थ मेथड इज़ मोलारिटी। चलिए, तो देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर ये जो लीटर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे गलती करते हैं। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को याद रखना है, किस में लेना है आपको? लीटर में। अब यूनिट्स क्या हो जाएंगे? तो देखिए मोल्स अपॉन लीटर, मतलब मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को मोलार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलार। ओके, मोलार को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, 10 ग्राम ऑफ NaOH एडेड टू वाटर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, तो अब अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? 10/40। अभी हमने निकाला था NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं लीटर में, क्योंकि हमको पता है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन है, बट हमको निकालना है लीटर में, फॉर्मूले में लीटर में। तो यहाँ पर 200 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा डिवाइड बाय 1000। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 1/5 आ जाएगा। ओके, तो शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, 1/5 आ जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 1/5 लीटर में। अब मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, अब सिंपली हमको फॉर्मूले में रख देना है। काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन। तो मोल्स आया था हमारे पास में 1/4, ये देख सकते हो आप। तो 1/4 हमने लिखा मोल्स और 1/5 लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम इन लीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स,
तो ये आ जाएगा 5/4। ओके, 5/4 हमारा होता है 1.25। सो डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी जान लें। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सेमी मोलार सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, तो सेमी मोलार का मतलब क्या होता है? 0.5। सेमी मतलब क्या होता है? 0.5। तो सेमी मोलार का मतलब 0.5 मोलार सॉल्यूशन है। ओके, मोलार का मतलब आप जानते हो मोल पर लीटर, और यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मोलारिटी आपका 0.5 है। वहीं पर अगर डेसी मोलार सॉल्यूशन लिखा हो क्वेश्चन में, तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि 0.1 मोलार है। ओके, मोलारिटी कितनी है? 0.1। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो सेंटी मोलार सॉल्यूशन, ओके, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो सेंटी का मतलब आप जानते हो 10⁻⁻²। तो यहाँ पर मोलारिटी हो गई आपकी 10⁻⁻², मतलब 1/100। ओके, मोलार मतलब मोल पर लीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने अभी देखा सेंटी मोलार, उसी तरह से आप मिली मोलार। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा हो मिली मोलार तो देख लीजिए, अगर मिली मोलार लिखा हो इसका मतलब मिली का मतलब 10⁻⁻3। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, मोलालिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, जैसे आपका मोलारिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता था, उसी तरह से मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका अगर डेफिनेशन देखें हम तो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है मोलारिटी से, वहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं ये पूछा जाता था, और मोलालिटी में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, ये पूछा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई। अब इसके बाद में फॉर्मूला देख लेते हैं मोलालिटी का क्या होता है। तो देख लीजिए, जैसे वहाँ पर हम लोग लिखते थे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी तरह से अब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो अब हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए, मोलालिटी होती है आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, अब देख लीजिए यूनिट्स क्या होंगे। तो देख लीजिए, यूनिट्स होंगे मोल्स पर किलोग्राम, जैसा कि फॉर्मूला आपने देखा, मोल्स है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पर मोल्स पर किलोग्राम को हम मोलाल भी बोलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देख लीजिए, लेट्स से 20 ग्राम ऑफ NaOH एडेड टू 400 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट है वाटर 400 ग्राम, कैलकुलेट करना है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहले हम निकाल देंगे मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया। तो मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा? 20/40। क्या होगा? 20/40, क्योंकि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 1/2। इसी तरह से अब हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास में, तो सॉल्वेंट का वेट है ग्राम में बट निकालना है किलोग्राम में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 400/1000 ये आपको मिल जाएगा 2/5। कितना मिल जाएगा? 2/5। ओके, तो ये हमारा आ गया है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और ये वेट किस में आया है? ये वेट आया है आपका किलोग्राम में। ओके, तो मोल्स हमारा पहले ही आ चुका था 1/2। ओके, और मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ लिख देंगे, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ आप निकाल चुके थे 1/2, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है? वैल्यूज़ लिख देना है। तो मोल्स ऑफ NaOH लिख देते हैं हम लोग 1/2। डिनोमिनेटर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 400/1000 जो हमने कैलकुलेट करा था 2/5। ओके, तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5/4। तो मोलालिटी आ गया है आपका 1.25। ओके, तो ये आप देख सकते हैं वैल्यूज़ 1.25 हमने लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करेंगे नेक्स्ट मेथड, और लास्ट मेथड हम बोलेंगे आज के लिए कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए नॉर्मेलिटी देखते हैं क्या होता है।
देखिए नॉर्मेलिटी होता है आपका मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। सबसे आसान तरीका आपका याद रखने का, मोलारिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटू एन फैक्टर। ओके, आई होप आपने 11th में एन फैक्टर को अच्छे से पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लीटर में इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मोल्स इंटू एन फैक्टर ये होता है आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मोल्स इंटू एन फैक्टर ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगर आपको एन फैक्टर में थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देख लीजिए, जैसे H2SO4 है तो इसका एन फैक्टर क्या होता है 2। ओके, वहीं पर अगर HCl है तो इसका एन फैक्टर क्या होता है 1। अगर हम Na2SO4 सॉल्ट लें तो इसका एन फैक्टर क्या होता है, इसका एन फैक्टर होता है 2। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि एन फैक्टर का मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी एज वेल एज नॉर्मेलिटी। ओके, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। आइए मेरे साथ में देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ H2SO4। तो वेट इन ग्राम हमको गिवन है 49 और मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 होता है 98। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट देखें अगर हम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हम निकालेंगे तो वो होता है 250 ml गिवन है, तो 250/1000। ओके, तो 1/4 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। H2SO4 के कितने हो गए, वो 1/2। तो मोल्स हमारा आ गया है 1/2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ये भी आ गया है हमारा 1/4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 मोलार। एम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एम, मोल पर लीटर। ओके, अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ओके, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर मोलारिटी हमारा आ चुका है 2, एन फैक्टर H2SO4 का अभी हमने बताया था 2 होता है, तो 2 × 2 हो गया आपका 4। ओके, तो 4 नॉर्मल आ गया आपका नॉर्मेलिटी। ओके, अब देख लीजिए एक और मेथड से आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ओके, नॉर्मेलिटी के लिए हम एक और मेथड देख रहे हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर फॉर्मूला होता है, मोल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/2, एन फैक्टर होता है 2, तो आ गया आपका इक्विवेलेंट 1। ओके, वहीं पर अब अगर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखें तो हम एक और फॉर्मूले को जानते हैं नॉर्मेलिटी का, वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारा आया है 1 और वॉल्यूम है 1/4। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 और वॉल्यूम है 1/4। तो अगेन आंसर हमारा आ गया फिर से 4 नॉर्मल। ओके, तो आपने देखा कि दोनों मेथड से हमने निकाला और हर बार आंसर हमारा आया है 4 नॉर्मल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ तक हमारे सारे कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स कंप्लीट होते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दीज कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स। ओके, तो हम यहाँ पर ये जितने भी हमने 8 कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स देखे हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में, जिनमें से एक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म और दूसरा होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, सो देख लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो होगा जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, किसी भी तरह से वॉल्यूम आएगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ओके, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मतलब जहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें वेट आ रहा था और ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। वहीं पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देन आपका परसेंटेज वी बाय वी, तो ये भी वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वहीं पर मोलारिटी, तो मोलारिटी में भी
क्या आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ रहा है, मतलब ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलिए अब इसके बाद में अगर देखें मोलालिटी, तो मोलालिटी में मोल्स और वेट आता है, तो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ppm अगेन आपका इंडिपेंडेंट हो गया है टेम्परेचर से। और अगर हम देखें नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी में भी हम देखते हैं फॉर्मूले में क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये भी आपका डिपेंडेंट हो गया है टेम्परेचर के। ओके, अब देखें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में मोल्स आते हैं, तो मोल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। टाटा बाय बाय।